जैसे किसी ने अगर ब्लीड किया है सडनली, ठीक है, तो उस वक्त जो है फौरन से जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग जैसे अर्ली ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसमें जो है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ही आता है, ठीक है। उसके बाद एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में ना इरिथ्रोपोइटिन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो कि और इस तरह हमें पता है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर इरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, तो उसमें भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। सिमिलरली जो है ए प्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब है कि बोन मैरो से आरबीसी की प्रोडक्शन ही कम हो रही है, सो दैट इज अगेन अ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की आती है, वो आती है हिमोलिसिस के साथ। अब हिमोलिसिस कैसे शो होती है? हिमोलिसिस का जो इंडिकेटर वो क्या है? रेटिक काउंट है, ठीक है। सो रेटिक काउंट अगर जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो शो करता है कि हिमोलिसिस हो रही है, ठीक। अब हिमोलिसिस दो तरह से हो सकती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक हिमोलिसिस कौन सी है और एक्सट्रिंसिक हिमोलिसिस कौन सी है? इंट्रिंसिक का मतलब है कि अगर आरबीसी में अपना कोई बिल्ट इन प्रॉब्लम है, ठीक है, और उससे हिमोलिसिस हो रही है ना, सो दैट वुड बी द इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियास। लाइक फॉर एग्जांपल उसकी मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है उसमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हीमोग्लोबिन में कोई म्यूटेशन हुई है, तो ये सारे के सारे इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियास के कॉजिंग, यानी जिसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है, आरबीसी के अंदर कोई बिल्ट इन प्रॉब्लम है। अब जैसे मेम्ब्रेन डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे वो जो है उनका जो स्पेक्ट्रिन है, जो उनकी जो साइटोस्केलेटन है, ठीक है, वो अगर ठीक नहीं बना हुआ तो वो बाइकॉन्केव डिस्क की जगह पे स्फेरोसाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसी तरह अगर एंजाइम डेफिशिएंसी है, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो है जब आयरन जो है उसका फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है वो फिर से जो है फेरस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अगेन इट वुड लीड टू द अर्ली डिग्रेडेशन ऑफ द आरबीसी, क्योंकि जो है वो काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह से हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, वी ऑल नो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये कॉमन जो है जो मैं बता रही हूँ, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमारे पास पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया भी है, पायरेट काइनेस की भी डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन सी की भी डेफिशिएंसी है, मगर ये तीन कॉमन जो आपको अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं। उसके बाद हिमोलिसिस, अगर हिमोलिसिस के एक्सट्रिंसिक कॉजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में अगेन ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, ठीक है, अगेंस्ट द आरबीसी, ठीक है। दूसरा, एक है माइक्रो एंजियोपैथिक और एक है मैक्रो एंजियोपैथिक, ठीक है। अब माइक्रो एंजियोपैथिक क्या और मैक्रो एंजियोपैथिक क्या है कि वेसल्स की ये डैमेज है, ठीक है, यानी वेसल्स के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वहां से जब आरबीसी गुजरता है तो वो आरबीसी जो है वो टूट जाता है। अब आप में से किसी को पता है माइक्रो और मैक्रो के कॉजेस पता है? माइक्रो कब होगा और मैक्रो कब होगा? और ये जो टूटे हुए आरबीसीज हैं, नहीं पता, ओके, ये जो टूटे हुए आरबीसीज हैं, ठीक है, ये टूटे हुए आरबीसीज जो है वो शिस्टियोसाइट्स की तरह नजर आते हैं, मीन्स के जो है इनको हेलमेट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये टूटे टूटे आरबीसीज जब ये गुजरते हैं ना, छोटे वेसल से गुजरते हैं तो टूट जाते हैं ना, तो इनको हेलमेट सेल्स या शिस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, शिस्टोसाइट्स कहते हैं। अब ये मैक्रो क्या है? मैक्रो वो है जब जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज में होता है, ठीक है, जैसे प्रोस्टैटिक वाल्व्स लगे हुए हैं या एएस है, आयोटिक स्टेनोसिस है, तो जब आरबीसी वहां से गुजरेंगे तो उस वो वाल्व उनको डैमेज कर देगा। दिस इज एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस, आरबीसी में कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है माइक्रो एंजियोपैथिक क्या है? माइक्रो एंजियोपैथिक में जब जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी गुजर रहे हैं कोई नैरो वेसल से, जैसे कि डीआईसी में हो रहा है, ठीक है, जैसे कि टीटीपी में हो रहा है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि जब आप इसी वेसल से गुजरेंगे तो वो वेसल्स जो है उनको डैमेज कर देगी। ये सारे एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस के कॉजेज है। उसके बाद इन्फेक्शन में हम सबको पता है कि कौन सा इन्फेक्शन जो है वो हेमोलिसिस करता है, मलेरिया, ठीक है। सो ये एक्सट्रिंसिक, अगेन इनमें क्या था? इनमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया था। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हेमोलिसिस है? रेटिक काउंट पे अगर कमेंट होगा
तो दैट मीन्स हिमोलिसिस है। फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक के लिए बाहर का कॉज होगा जो आरबीसी का कॉज नहीं होगा, इंट्रिंसिक के लिए आरबीसी के अंदर कोई मसला है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेगालोब्लास्ट या मैक्रोसाइट। अब मैक्रोसाइट्स कौन से हैं? मैक्रोसाइट्स वो हैं जब आरबीसी का जो इम्यून कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 100 फेंटोलीटर से ज्यादा है। अब इसमें दो तरह से जो है आपको मेगालोब्लास्ट मैक्रोसाइट्स मिलेंगे। एक में नॉन मेगालोब्लास्टिक कहते हैं और एक को मेगालोब्लास्टिक। दोनों में फर्क क्या है? इनके अंदर जो है डीएनए का डिफेक्ट नहीं होता नॉन मेगालोब्लास्ट, जैसे अल्कोहल में होता है, क्रॉनिक अल्कोहल में या लिवर डिजीज में जो मैक्रोसाइट्स मिलते हैं उनके न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड नहीं होते, वहां पे डीएनए के सिंथेसिस का मसला नहीं है। ठीक है। उसकी बनिस्बत जो है, जो विटामिन जो है B12 की डेफिशिएंसी है या फोलेट की डेफिशिएंसी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आरबीसी जब सिंथेसाइज हो रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में मसला नहीं आ रहा, लेकिन उसको आरबीसी को रेप्लिकेट होने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि थायमिडीन में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फोलेट और B12 जो है ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है। तो ये सिर्फ आरबीसी को नहीं अफेक्ट करेंगे, ये ऑल द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को एंड ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें इसके साथ दूसरी साइड आपको क्या मिलेगी कि न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियाई होंगे वो हाइपर सेगमेंटेड मिलेंगे। ठीक है। तो ये वाले जो होंगे इसमें क्या है, मेगालोब्लास्ट में कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस है और इसमें डीएनए की सिंथेसिस को कोई मसला नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द एनीमिया इन शॉर्ट। अगर आपको डिटेल में कुछ और डिस्कस करना है तो आप बता दो मुझे। टेक्नोलॉजी के अपने ही मसले हैं। शेयर हो रही है स्क्रीन। ओके। सो टीआईबीसी जो है वो आप अगर आप देखोगे तो टीआईबीसी जो नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होता है आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है। इसकी बनिस्बत अगर क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं तो क्रॉनिक डिजीजेज जितनी भी होंगी उनमें आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर कैरेटिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक है। जो दूसरी डिजीजेज है, आयरन डेफिशिएंसी में टीआईबीसी टोटल आयरन जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है और जो है फेरेटिन के लेवल्स कम होते हैं। इसी से हम डायग्नोस करते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसकी बनिस्बत अगर ये थैलेसीमिया होगा तो आपको इसमें रिवर्ट मिलेगी ये चीज। ठीक है। सो बेसिकली जो है इससे हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद दूसरी भी चीजें हम देख के, और अगर उसको कंफर्मेशन हमने देनी है तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं क्विकली ब्लड ग्रुप को रिव्यू कर लेते हैं। एक चीज याद रखो कि जो ब्लड ग्रुप में जो आरएच की जो एंटीजेंस है, ठीक है, और दूसरे पर हमारे पास एबीओ ग्रुप के एंटीजेंस हैं। तो बेसिकली हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो दो एंटीजेंस का मिक्सचर है, जो कि दोनों डिफरेंट तरह की एंटीजेंस है। एक एबीओ एंटीजेंस है और एक आरएच एंटीजेंस है। ठीक है। हमारा ब्लड ग्रुप इसके मिक्सचर से बनता है। ए और बी जो है वो को डोमिनेंट करेक्टर्स हैं। ठीक है। वाइल ओ जो है वो रेसेसिव करेक्टर है। ठीक है। और आरएच जो है जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट करेक्टर है और नेगेटिव जो है वो रेसेसिव करेक्टर है। ठीक है। तो हमें अगर अपने पेरेंट में से एक से भी पॉजिटिव मिलेगा तो हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे, अगर जब तक दोनों से हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। और ये पॉजिटिव जो है ये कैपिटल डी एंटीजन होती है। ठीक हो गया। तो ये एंटीजेंस अलग है, ये एंटीजेंस अलग है। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, अच्छा बेसिकली ये ब्लड ग्रुप की जो एंटीजेंस हैं इनको हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजेंस।
होती कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे होती हैं, ठीक है। और इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको एग्लूटिनेंस कहते हैं, ठीक है। होंगी कहाँ, प्लाज्मा में। तो जो जिन हमारे पास होता है वो इन हमारे पास नहीं होता, ठीक है। यानी जो हमारे पास एंटीजन होगी वो एंटीबॉडी हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जो है जब बाइंड होंगी तो हेमोलिसिस होगी, ठीक है। सो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ओ इज अ रेसेसिव करेक्टर, इसका मतलब है हम जीनोटिपिकली भी ओ है, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो है दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए और बी। अच्छा रिमेम्बर और क्या बात बताई थी, ये एंटीबॉडीज जो है वो आईजीएम एंटीबॉडीज होती है, आईजीएम, ठीक है। इसीलिए जो है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी इतनी कॉमन नहीं है जितनी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कॉमन है। ये वाली इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा while IgM antibodies they cannot cross the placenta, ठीक है। इसलिए एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कम होती है और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बहुत कॉमन फिनोमेना। सो हमारे सीरम में अगर इफ यू हैव ब्लड ग्रुप ओ तो हमारे पास एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी, ठीक है। और ओ जो है वो उसका करेक्टर है कि वो यूनिवर्सल डोनर है, और सबसे ज्यादा जो सारा ब्लड ग्रुप सबको दे सकेगा वो ओ नेगेटिव होगा, ठीक है। If we are A, so either we are genotypically double A or AO. Similarly, if we are B, we could be genotypically double B or BO. And AB जो है वो कोडोमिनेंट है। जब हम AB होंगे तो हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, सो हम यूनिवर्सल जो है रेसिपिएंट बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूनिवर्सल डोनर बन जाएंगे। यूनिवर्सल डोनर में भी सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर में भी सबसे जो है अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये ओ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारी आरएच की जो एंटीबॉडीज होती हैं, बाकी एंटीबॉडीज जो एबीओ ब्लड ग्रुप की होती हैं वो एंटीबॉडीज हमें बन जाती हैं अगर हम जिस भी ब्लड बॉर्न होते हैं उसकी अपोजिट जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जो है अर्ली ईयर्स में ही बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो आरएच की एंटीबॉडीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं आई एम ओ नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे पास जो है डबल ओ है, ठीक है, मेरे सीरम में। अब अपने अपने में करके देख लोगे तो इजी हो जाता है, एंटी ए है, एंटी बी है, ठीक है, और मैं नेगेटिव हूँ। इट मीन्स के मेरे पास आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन मेरे पास आर एच एंटीबॉडीज भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है आर एच एंटीबॉडीज, आर एच एंटीबॉडीज जो है वो ये वाली जो एंटीबॉडीज बनती है फूड के एक्सपोजर से बनती है। बेबी में जब बेबी खाना खाना शुरू करता है तो जीआईटी के थ्रू ये एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जो भी उसका ब्लड ग्रुप होगा उससे अपोजिट वाली। तो ये एंटीबॉडीज नहीं बनती ब्लड के एक्सपोजर से, ये एंटीबॉडीज सिर्फ बनती है ब्लड के एक्सपोजर से, ठीक है। ये फूड के एक्सपोजर से नहीं बनती, ये ब्लड के एक्सपोजर से बनती है। तो ये एंटीबॉडीज तब तक डेवलप नहीं होंगी जब तक के या तो मुझे कोई ओ पॉजिटिव की या कोई पॉजिटिव ब्लड की ट्रांसफ्यूजन दे देगा, ये तरीका है, या दूसरा मेरे वोम में जो है वो पॉजिटिव बेबी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो पॉजिटिव बेबी की जो एंटीजेंस होंगी लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा, वो क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, ठीक है, और मेरे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करेंगी, मेरी जो है बी लिम्फोसाइट्स को, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। एंड दैट कुड लीड टू द, अगर मुझे रुगैमडी ना लगे तो दैट कुड लीड टू द जो है एग्लूटिन आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इन द फीटस, ठीक है। फर्स्ट बेबी में कम चांसेस है, लेकिन प्रीवियस अबॉर्शन की हिस्ट्री होगी तो ज्यादा चांसेस है। हो क्या रहा है, होता क्या है, कौन और कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। रिमेंबर, जो रेसिपिएंट होता है उसकी एंटीजेंस, ठीक है, डोनर की, सॉरी उल्टा लिख रही हूँ, रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, वो डोनर की, रेसिपिएंट की एंटीजेंस जो होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं, बोल रही हूँ एंटीजन लिखो, एंटीबॉडीज नहीं हूँ, डोनर के एंटीजन से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो डोनर जो ब्लड देता है उस वो ब्लड में एंटीजन कहाँ है, आरबीसी में। तो हेमोलिसिस जो होती है वो डोनर के आरबीसी की होती है, और कौन अटैक करता है उन पे, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज, ठीक है।
डोनर की एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के आरबीसीज पे अफेक्ट नहीं करती, डाइल्यूशन का फैक्टर है दूसरा। अब हम वैसे भी होल ब्लड अवॉइड करते हैं, हम जो है पैक्सेल देते हैं, तो पैक्सेल में सिर्फ आरबीसीज ही होते हैं। इज दिस क्लियर? इसमें कुछ और चीज आपने अगर ऐड करवानी है तो मैं डिटेल और ऐड कर सकती हूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लियर है? ओके। तो ब्लास्टोसिस हमने डिस्कस कर लिया। RH incompatibility, okay. So what is RH incompatibility? RH incompatibility ये है कि RH नेगेटिव मदर के वोम में RH पॉजिटिव बेबी हो। और ये कब होगा? क्योंकि मदर तो नेगेटिव है, मदर तो रेसेसिव करेक्टर में, ये कब होगा? जब फादर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, फादर का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर मदर नेगेटिव होती है तो हम सबसे पहले क्या कराते हैं? फादर का ब्लड ग्रुप कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो रिगार्डलेस कि बेबी आरएच पॉजिटिव है या नहीं है, हम मदर को रुगैम डी देते हैं। वी ऑल नो दिस प्रैक्टिस। और हम कब देते हैं? 7 मंथ पे देते हैं। और उसके बाद डिलीवरी के बाद जो है बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करके देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर 9th मंथ पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि जब मदर के मुंह में वो बेबी होगा, वो फर्स्ट बेबी है, ठीक है, अभी मदर किसी भी तरह से एंटीबॉडी से एक्सपोज नहीं हुई, उसके पास जीरो एंटीबॉडीज है, उसके पास आरएच एंटीबॉडीज अभी बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उसके टाइटर्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है। अब बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगा ना, तो प्लेसेंटल प्रोफ्यूजन बढ़ेगी, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा, कुछ आरबीसीज बेबी के ना स्केप करके मदर के ब्लड में चले जाएंगे और वो मदर को सेंसिटाइज करेंगे। और मदर क्या करेगी? मदर का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट, देखो बेबी जो है ना एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी बिल्कुल एक सेपरेट इम्यूनिटी है, ठीक है। वो मदर के लिए बिल्कुल फॉरेन बॉडी की तरह है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है एक कवर में है, उसका डायरेक्ट मदर से कांटेक्ट में नहीं है, तो इसलिए मदर उसके अगेंस्ट जो है ऑटो इम्यूनिटी काइंड ऑफ द थिंग और इम्यूनिटी काइंड ऑफ द थिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, कोई भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती है। लेकिन RH incompatibility is a kind of a the attack on the baby, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि ये बेबी के एंटीजेंस मदर में गए और मदर सेंसिटाइज हुई और मदर ने क्या किया? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया। और वो एंटीबॉडीज जो है क्योंकि आईजीजी थी, ठीक है, रिमेम्बर ये आईजीजी एंटीबॉडीज है, इनका कमाल है। ये आईजीएम होती तो नहीं मसला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर ये बन गई विद इन अ टाइम, ठीक है, तो ये जो है जाके प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी पे अटैक करेंगे। अब ये कितनी बनी है, इसके टाइटर्स कितने हैं, उस हिसाब से बेबी में हेमोलिसिस होगा, ठीक है। अगर ये फुल ब्लोन बन चुकी हैं, पहले मदर के अबॉर्शंस हो चुके हैं और ये जो है मदर एक्सपोज हो चुकी है, तो फिर जो है वो बेबी के को जो है कि आरबीसी को जो है वो अटैक करती रहेगी। और अटैक करके क्या करेगी? देखो आरबीसी जब के ऊपर अटैक होगा तो आरबीसी हिमोलाइज करेंगे। जब हिमोलाइज करेंगे तो क्या होगा? हिमोलिसिस क्या करेगी? हिमोलिसिस उधर से जो है ना जो है हीमोग्लोबिन रिलीज करेगी, वो डिग्रेड होगा, बिलोरुबिन के लेवल्स बढ़ेंगे। वो बिलोरुबिन क्यों? क्या अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है, क्योंकि मदर बेबी का लेवल इतना डेवलप नहीं है कि वो उसकी कॉन्जुगेशन कर सके। और अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो हर जगह को क्रॉस करेगी, ठीक है। वो रीनल शटडाउन तक भी कर सकती है, ठीक है, वो जाके ब्रेन में चली जाएगी, तो ब्रेन के अंदर जो है वो स्पेशली जिस एरिया को अटैक करती है ना, वो बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करती है, ठीक है। और बेबी जो है वो परमानेंट मेंटल इम्पेयरमेंट जो है के साथ जो है वो सरवाइव भी कर सकता है। अगर वो सरवाइव कर जाता है इस एनीमिया को और इतना सीवियर कनेक्टिविटीज डेवलप हो जाता है तो यूजुअली जब भी कनेक्टिविटीज होता है तो कनेक्टिव से हम क्यों डर रहे होते हैं? बेबी के अंदर बहुत ज्यादा अगर हाई बिलोरुबिन लेवल्स हो तो हम क्यों परेशान होते हैं? बिकॉज ये अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन होती है, ठीक है। और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और ब्रेन के मोटर एरियाज को जाके डैमेज कर रही होती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेज हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के, हम सबको पता है हिमोलिसिस से क्या क्या होगा। जॉन्डिस होगा, कनेक्टिविटीज हो सकता है, फेलियर हो सकता है, इतना सीवियर हो सकता है कि बेबी का बर्थ ही आईयूडी हो, ठीक है। और इतना सीवियर हो सकता है कि बेबी जो है आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो जाए, उस हेमोलिसिस को वो ना बेयर कर पाए। हम करते क्या है? हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। हम बेबी का जो है ब्लड जो है पॉजिटिव ब्लड रिमूव करके बेबी को टेम्पररी जो है हम नेगेटिव ब्लड देते हैं, ताकि रिएक्शंस की इंटेंसिटी कम हो। तो हम एक साइड से बेबी का ब्लड रिमूव कर रहे होते हैं और ग्रेजुअली हम जो है नेगेटिव ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं।
ताकि उसका जो ये हिमोलिसिस का रिएक्शन है वो कम हो जाए। बाय दैट टाइम के वो जो एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी में आए, उनका एक लाइफ स्पैन है, ठीक है। वो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो ये अगर बेबी उसमें सरवाइव कर गया, ठीक है, और बहुत सीवियर रिएक्शन नहीं है, तो मसला हल हो जाएगा। सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि जब भी मदर नेगेटिव हो और वो अबॉर्शन की हिस्ट्री दे, तो फौरन से आप उसको जो है उसके उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करो और कोशिश करो कि उसको रोकैम दे दो, रिगार्डलेस के बेबी का हम ब्लड ग्रुप नहीं किया हुआ हमने, लेकिन हम देते हैं उसको, तो वी कैन प्रिवेंट द अपकमिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जी, एनीथिंग एल्स? इम्यूनिटी डिस्कस करनी है? ओके।